वेलकम टू श्याम एकेडमी। श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने कल से बाल विकास का एक महाअभ्यास शुरू किया था, जिसमें हमने कल मनोविज्ञान का परिचय जाना था, लेकिन आज से हम बाल विकास का प्रथम चैप्टर बुद्धि पढ़ेंगे, जो कि हम इसे 2 पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धि का चैप्टर काफ़ी बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट। क्योंकि बुद्धि में आज हम पढ़ेंगे बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि को किस वैज्ञानिक द्वारा क्या कहा गया, बुद्धि के प्रकार, बुद्धि की विशेषता, बुद्धि के कारक और बुद्धि शब्द आया कहाँ से, जो कि आईएमपी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन सबको जानने से पहले आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो तो आप कल का वीडियो देख लीजिएगा। इस बुद्धि वाले चैप्टर को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। ठीक है, तो आप शुरू करते हैं बुद्धि चैप्टर को। जैसे ही बुद्धि शब्द आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? बुद्धि शब्द सुनकर ही दिमाग, या फिर ये कहेंगे कि सोचने समझने की क्षमता, ज्ञान करने का तरीका, ज्ञान अर्जन करने का तरीका, ये सब बुद्धि के अंतर्गत हम सोचते हैं। लेकिन बुद्धि को हम केवल एक पहलू नहीं होता है बुद्धि का। बुद्धि वो होती है जो कि व्यक्ति के व्यवहार में और किसी भी समस्या के समाधान करने की योग्यता, समस्या समाधान करने की योग्यता क्या कहलाती है? बुद्धि। अब बुद्धि के बारे में आगे जानेंगे और स्टार्ट करते हैं बुद्धि को। ठीक है, बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग, मतलब बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने कहा? सन 1885 में फ्रांस के वैज्ञानिक गॉल्टन ने। सन 1885 में फ्रांस के वैज्ञानिक गाल्टन ने बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने बुद्धि को क्या कहा? इन्होंने बुद्धि को कहा कि बुद्धि वह है जो समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा। क्या? समस्या को हल करने की क्षमता जिसके पास अधिक होगी वह अधिक बुद्धि वाला होगा, ताकि वह किसी भी समस्या से डरे नहीं और हर समस्या को अपने तरीके से सोच समझकर उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया करना है, इस बात की समझदारी जिस व्यक्ति में ज़्यादा होती है वह अधिक बुद्धि वाला होता है। ठीक इसी प्रकार से आगे देखते तो फ्रीमेन जी ने बुद्धि को समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता कहा है। समायोजन अधिगम वो होता है, अधिगम का मतलब हम जानते हैं कि सीखना होता है। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है सीखना। किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को या किसी भी चैप्टर को समझना और उसी के बारे में अनेक प्रकार से चिंतन करना, यह चीज की योग्यता को फ्रीमैन ने बुद्धि कहा है। ठीक इसी प्रकार से हम टर्मन की बात करें, अगले वैज्ञानिक टर्मन जी कहते हैं कि बुद्धि अमूर्त चिंतन है। देखिए, जब भी एक क्वेश्चन हमेशा आता है बुद्धि क्या है, मूर्त अमूर्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, तब हमेशा लगाया क्या बुद्धि अमूर्त चिंतन है। अमूर्त का मतलब वो होता है जिसे देखा ना जा सके, इसे छुआ ना जा सके। अब बुद्धि को आप छू सकते हो, बुद्धि को आप टच कर सकते हो या बुद्धि को आप देख सकते हो, हम तीनों चीजें नहीं कर सकते। इसलिए बुद्धि क्या होती है? अमूर्त चिंतन है। ठीक है, हम घर बैठे बैठे हम लंबे दूरी की तक भी हम सोच सकते हैं कि वहाँ घटना क्या होती होगी। यह सब सोचना, विचारना और इसके बारे में कल्पना करना, यह सब बुद्धि के अंतर्गत आता है। ठीक इसी प्रकार से आगे हम लेते हैं तो वुड्रो जेम्स जी की बात करते हैं। वुड्रो जेम्स जी ने बुद्धि को ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता कहा है। ज्ञान को अर्जन हम किस प्रकार से करते हैं? एक अनुकरण करके, एक अवलोकन करके और एक पुनः प्रयास करके या पुनरावृत्ति करके। ठीक है, अनुकरण कौन करता है? जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्कूल जाने से पहले किसी भी शब्द को बोलना सीखते हैं, जैसे माँ, पापा, यह सब होता है अनुकरण करना। ठीक है, पुनरावृत्ति और बोलते हैं ना बार बार लिखिए, बार बार लिखिए, ये होती है पुनरावृत्ति करके।
ठीक है। इसी प्रकार से वुडरो जेम्स जी ने कहा कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की योग्यता है। अब हम बुद्धि की विशेषता देख लेते हैं जो कि हमेशा आती है। ऐसे बुद्धि की विशेषता बहुत है, लेकिन जो पेपर में हमेशा आती ही है यह केवल वही है। बुद्धि की विशेषता यह अमूर्त और संप्रत्यय है। ठीक है, अमूर्त की संप्रत्यय। ठीक, दूसरी क्या है, यह परिवर्तनशील है। बुद्धि हमेशा परिवर्तनशील है। अगर आज अभी आप सीडीपी पढ़ रहे हो और अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी का क्वेश्चन, तो आप हिंदी का आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये परिवर्तनशील है, हमेशा परिवर्तित होती रहती है। यह स्थायी नहीं होती है, बुद्धि स्थायी नहीं होती है। ठीक है, स्थायी नहीं होती है। इसी प्रकार से हम आगे दें तो जो बुद्धि पर वातावरण का, वंश का विशेष प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वातावरण वंश का विशेष प्रभाव पड़ता है। क्यों? देखिए, हम देखते हैं अगर जो व्यक्ति चोर के साथ रहता है वह चोर बनता है, या उसमें बुद्धि जो होती है चोरों वाली बुद्धि होती है। जो राजा के साथ या पंडित के साथ रहेगा उसमें राजा और पंडित वाली बुद्धि होती है। तो इसमें तो वातावरण का प्रभाव पड़ता है और वंशानुक्रम का भी पड़ता है। वंश का तो आपको पता ही, जैसे मैं बताया, राजा, पंडित, और वातावरण आसपास का जो वातावरण होता है, जो पर्यावरण होता है, उसके अंतर्गत भी होता है। जैसे एक तोता होता है, तोता अगर पेड़ पे बैठेगा तो वो जानवरों वाली लैंग्वेज यूज करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे हम घर में जाकर के उससे अनुकरण करवाते, किसी भी शब्दों को बोलने का जो अनुकरण होता है वो उसके वातावरण के हिसाब से चलता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं तो यह जन्मजात योग्यता है। देखो, जो बुद्धि होती है वो जन्मजात योग्यता है। स्कूल में जो हम पढ़ते हैं या स्कूल से हम जो अर्जित करते हैं वो अर्जन के अंतर्गत आती है, लेकिन जो बुद्धि होती है यह जन्मजात होती है। क्योंकि कुछ समय बाद जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वह अनुकरण करने से, तथा किसी भी चीज़ को हम उसे कह दें कि ये पेन है तो बच्चा उसे पेन ही मानेगा, क्योंकि यह उसके एक्सेप्ट करने की योग्यता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। एक इसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, और अब उसके लिए आपको कुछ नहीं है, बस याद कर लीजिए कि बुद्धि में अगर कुछ भी नया करने की बात आती है तो केवल विनय साइमन जी है जो हमेशा बुद्धि पर कुछ न कुछ प्रयोग करते रहे। जैसे विनय साइमन स्केल जो कि बुद्धि मापन की होती है, एक कारक बुद्धि खंड या एक कारक बुद्धि, ये भी विनय साइमन ने कहा था। तो हम ये सब आगे पढ़ने वाले, तो एक बात इसमें याद रखिए कि बुद्धि का कुछ भी नया काम करने की बात आती है तो विनय साइमन जी का नाम सर्वप्रथम आता है। विनय साइमन जी ने क्या कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 शब्द आप याद रखिए। ये जो 4 चीजें हैं, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना, यह सही बुद्धि के अंतर्गत आती है। हमेशा क्वेश्चन आता है, या तो भी 3 दे देगा और एक अलग दे देगा, और आपको बोल देगा इसमें चूज कीजिए कि अलग कौन सा है, या 3 अलग दे देंगे और एक चूज करने होगा। तो हम इसे कैसे याद रखते हैं? देखिए, अगर आप में ज्ञान है तो आप उस चीज पे आविष्कार करेंगे, और अगर आप आविष्कार कर सकते हैं या आपने आविष्कार कर दिया तो आप उसे बताने के लिए आप निर्देशित करेंगे, और अगर आप निर्देशित करते हो तो उसमें से बहुत से व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो आलोचनात्मक होते हैं। जैसे हमने कल ही पढ़ा था कि अरस्तु जी ने आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा, लेकिन पंपनोलॉजी ने उसका बहिष्कार, उसका आलोचना करते हुए कहा कि भाई मनोविज्ञान तो मन का विज्ञान होता है, इसे आत्मा का विज्ञान से कहाँ जोड़ रहे हो। तो ठीक इसी प्रकार से आलोचना तो हर चीज की होती है, तो आलोचना तभी होगी जब सामने वाले में भी ज्ञान होगा। कोई व्यक्ति उठे छूटे आलोचना नहीं कर सकता, अगर उसके पास भी कुछ कॉन्सेप्ट है तो ही वो आलोचना सही ढंग से कर सकता है और उसकी ही आलोचना पर विचार भी किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से हम वुडवर्थ जी के पास चलते। वुडवर्थ जी ने कहा है कि चीजों को पहचानने की योग्यता, किसी भी चीज को अगर हम किसी टेबल पे 5 से 6 चीजें रख दे, और बच्चों को हमने पहले बताई हुई है कि ये पेन है, ये कॉपी है, ये किताब है, ये मोबाइल है, और एक कुछ और अदर चीज है। ठीक है, मान लो लोटा है, और बच्चे को कह दिया कि बेटा टेबल से आप पेन लेकर आइए। अगर बच्चा उसे पहचानता है, उसे पहचानने की योग्यता है, तो परफेक्ट पेन उठाकर लाएगा। अगर उसने कभी पेन देखी नहीं होगी तो किसी भी चीज को पेन समझ कर ले आएगा। जब हम उसमें अनुकरण करवाएंगे कि बेटा पेन इसे कहते,
तो वो उसको पहचानने की योग्यता रखता है और उसी पहचानने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, गेरिट और थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए। गेरिट जी और थॉर्नडाइक जी द्वारा बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। एक है मूर्त, एक होती है अमूर्त और एक होती है सामूहिक। ठीक है, हम तीनों को पढ़ते हैं कि तीनों होती क्या है। ठीक है, बुद्धि, मूर्त बुद्धि, बुद्धि द्वारा किया गया वह कार्य। ध्यान रखना, अब आप पूछोगे सर आपने बुद्धि अमूर्त बताई थी, अबे मूर्त कहाँ से आ गई? ठीक है, ये भी तो जानने वाली बात है कि मैंने पहले बताया था कि बुद्धि तो अमूर्त होती है, चिंतन भी अमूर्त होता है, तो सर यहाँ पे बुद्धि मूर्त कैसे हो गई? अब आप ध्यान रखिएगा कि बुद्धि द्वारा किया गया वह कार्य, कार्य पे ध्यान रखिए। ठीक है, बुद्धि द्वारा किया गया वह कार्य जो कि हम देख सकते हैं। ठीक है, इंजीनियर की बुद्धि, मिस्त्री, मैकेनिक और मूर्तिकार की बुद्धि। अब इन्हें हम कैसे देख सकते हैं? अगर इंजीनियर किसी पुल को बना रहा है तो हम उसके पुल के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि इंजीनियर सबसे पहले गड्ढा खोदा, फिर उस पर बेस बनाया, फिर उसके द्वारा पुल का निर्माण करा। ठीक है, ये होती है मूर्त बुद्धि, कि बुद्धि द्वारा किया गया वह कार्य जो कि हम देख सकते। इसमें से क्वेश्चन आता है, एक नाम दे देंगे, जैसे इंजीनियर की बुद्धि होती है मूर्त, अमूर्त, सामूहिक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको वहां पे लगाना मूर्त, वह बुद्धि जिसके द्वारा, जिसको हम देख सकते, बुद्धि द्वारा किया गया वह कार्य जिसे हम देख सकते। अब ठीक इसी प्रकार से अमूर्त बुद्धि क्या होती है, इसको विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसी में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, बुद्धि द्वारा किया गया वह कार्य जो कि हम देख नहीं सकते। ठीक है, आप बोलेंगे सर देख नहीं सकते तो फिर कैसे अमूर्त, हम कैसे जानेंगे बुद्धि अमूर्त है अमूर्त है? तो सुनिए, बुद्धि द्वारा किया गया वह कार्य जो कि हम देख नहीं सकते परंतु वह कार्य होता है वह कार्य, लेकिन हम देख नहीं सकते। जैसे लेखक, अगर लेखक किसी कहानी को लिखता है तो उसके अंदर की जो बुद्धि होती है कि इस पॉइंट के बाद अगला पॉइंट क्या लिखना चाहिए, ये चीज को हम देख सकते हैं। लेकिन जब वह एक कॉपी को या एक किसी कहानी को लिख देता है तो हम उसे पढ़ सकते हैं ना, क्योंकि कार्य तो हुआ है, लेकिन उसने कौन सा पॉइंट कब रखना है, कौन से पॉइंट की व्याख्या कब करना है, ये सब तो हम नहीं देख सकते। मतलब जो बुद्धि द्वारा किया गया वह कार्य जो कि हम देख नहीं सकते, पॉइंट बाय पॉइंट वो जो लिख रहा है उसके दिमाग में पॉइंट चल रहे हैं, हम पॉइंट को नहीं देख सकते परंतु हम उसकी लिखी हुई पुस्तक को हम देख सकते। ये होता है अमूर्त बुद्धि। कवि किसी भी कविता को लिखता है तो हम उसकी केवल कविता पढ़ सकते हैं, उसके माइंड को नहीं पढ़ सकते। ठीक इसी प्रकार से साहित्यकार की बुद्धि और डॉक्टर की बुद्धि भी इसी प्रकार से अमूर्त बुद्धि है। ठीक है, अब इसके ही बात आती है सामाजिक बुद्धि, या जिसे कहा जाता है सामूहिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि वह बुद्धि है जो सामाजिक गतिविधियों से जुड़ी हो। सामाजिक गतिविधियों से शिक्षक जुड़ा हुआ होता है, व्यवसायी जुड़ा हुआ होता है और एक नेता जुड़ा हुआ रहता है। वो भी बहुत से व्यक्ति, अब एक एक को डिफाइन करते हैं। नेता लोगों के बीच में रह करके सारे कार्य करता है तो वो हो गई सामाजिक बुद्धि। व्यवसायी, दुकानदार व्यक्तियों के संपर्क में आकर, ऐसा तो है नहीं कि वो किताब लिखता है, खाता बुक लिखता है, वो भी सामूहिक तौर पे लिखता है। ठीक है, तो ये कौन सी है? व्यवसाय की भी सामाजिक बुद्धि। शिक्षक ज्ञान का प्रचार करता है, ज्ञान देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? शिक्षा बुद्धि। वो ये किससे देता है? समाज को देता है, समाज के बच्चों को देता है। ठीक इसी प्रकार से सामूहिक बुद्धि में आते हैं शिक्षा, व्यवसाय, नेता और भी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। बुद्धि का कारक या सिद्धांत है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, इसके सिद्धांत। ये बहुत आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है और इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। ठीक है, इस चैप्टर बुद्धि में से 3 क्वेश्चन तो बनते हैं, 2 से 3। एक जो हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं बुद्धि का मापन, और 1 से 2 क्वेश्चन आज के पार्ट से आपको बैठना ही है।
जिसमें हम बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। विनय साइमन, देखिए जब भी मैंने पहले भी कहा था, अगर जहाँ पर भी स्टार्टअप हो तो वहाँ पे साइमन जी का नाम पहले आता है। किसी भी चीज़ को शुरू करने में साइमन जी का सबसे पहले हाथ होता है। कारक में इन्होंने, विनय साइमन ने एक कारक सिद्धांत दिया। विनय साइमन ने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया, जिसे यूनिफैक्टर थ्योरी भी कहते हैं या एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं। यूनिफैक्टर थ्योरी और एक खंड का सिद्धांत, इनके नाम आते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं कि यूनिफैक्टर थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी, तो विनय साइमन जी ने दी। एक खंड का सिद्धांत किसने दिया, विनय साइमन जी ने दिया। एक कारक सिद्धांत किसने दिया, विनय साइमन जी ने कहा। यह सिद्धांत निरंकुशवादी सिद्ध हुआ, इसके पीछे कारण था। लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन है कि ये भी बनता है, निरंकुशवादी सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो वहां पर आएगा विनय साइमन जी। ठीक है, निरंकुशवादी सिद्धांत विनय साइमन जी ने दिया। इनका मानना यह था कि जो बुद्धि होती है वो केवल एक कार्य की होती है, एक खंड पर चलती है। किसी भी चीज को हम केवल एक ही प्रकार से सोच सकते हैं, ऐसा तो है नहीं। हम किसी भी चीज को 100 प्रकार से सोच सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप से सोचते हैं। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। तो स्पीयरमैन, इन्होंने द्विकारक सिद्धांत दिया। इनका कहना यह था बुद्धि 2 कारक होती है और इसे ही जीएस फैक्टर भी कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन एक बार आया था कि जीएस फैक्टर किस वैज्ञानिक ने दिया। क्वेश्चन हर लाइन से बनेंगे और हर लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है। ठीक है, आने जैसा, क्योंकि यहाँ पर हम फैक्ट से फैक्ट और 1 बाय 1 लिंक बना के चल रहे हैं। ठीक है, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया, इन्होंने जीएस फैक्टर दिया और इसे जीएस फैक्टर भी कहते हैं और इसे ही सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आगे लेते हैं। तो जीएस फैक्टर का मतलब क्या होता है, जी मतलब क्या होता है, और एस का मतलब क्या होता है। जी का मतलब होता है जनरल, जो कि होता है जन्मजात या वंशानुक्रम। एस से होता है स्पेसिफिक या अर्जित किया हुआ ज्ञान। जन्मजात से ज्ञान ये होता है, या जन्मजात से मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है और स्कूल जाने से पहले जो भी अनुकरण के द्वारा सीखता है, जैसे माँ पापा 1 2 3 कुछ भी बोलता है, कुछ भी बड़बड़ करता है, ठीक है, वो क्या होता है, जनरल। लेकिन जहाँ पर स्पेसिफिक की बात हो कि स्कूल जाने के बाद जब वो जिस जिस ज्ञान का अर्जन करता है, जिस जिस चीज को सीखता है, वह सब होता है स्पेसिफिक। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए, स्पीयरमैन ने जब इसका ही बहिष्कार हुआ, जी और एस फैक्टर का जब इसका बहिष्कार हुआ, तो इन्होंने दिया त्रिखंड सिद्धांत। त्रिखंड सिद्धांत में क्या हुआ, देखिए एक जी का इस प्रकार से बना और एक एस इस प्रकार से बना, और जो तीसरा जो बना हुआ है यह है त्रिखंड सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने जी और एस दोनों को मिक्स कर दिया कुछ कुछ मात्रा में और बता दिया त्रिखंड सिद्धांत, जो भी आलोचक सिद्ध हुआ। ठीक इसी प्रकार तरल व ठोस का सिद्धांत, तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरबी केटल ने दिया। अब इसे याद किस रखें, केटल मीन्स होता है केटली। ठीक है, केटल को केटली से याद रख लो, और केटली में हमेशा ठोस और द्रव चीजें रहती है, रख सकते हैं, तो केटल से हो जाएगा केटली। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। ए व बी का सिद्धांत, अ और ब का सिद्धांत, क और ख का सिद्धांत। इसमें याद करने सा कुछ भी नहीं है, अ ब ए बी क ख स्टार्टिंग के शब्द लेना है, लेकिन इसके वैज्ञानिक हैव अभी नहीं याद रखना है, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था अ और ब का सिद्धांत किसने दिया। बहुत जल्दी क्वेश्चन सीरीज भी लाने वाला हूँ, 30 से 40 क्वेश्चन पर डे करेंगे, और साथ ही साथ ईवीएस या फिर हिंदी, 2 में से कोई सा भी सब्जेक्ट हम चालू करने वाले हैं। आज से तो नहीं, लेकिन कल या परसों से पर डे आपके 3 लेक्चर रहेंगे। एक तो सीडीपी का रहेगा, एक ईवीएस या फिर हिंदी जो भी स्टार्ट करेंगे उसका रहेगा, लेकिन जो भी पढ़ाएंगे कंप्लीट पढ़ाएंगे, पेडागोजी के साथ पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ में
क्वेश्चन आंसर की एक सीरीज रहेगी। कभी सीडीपी के क्वेश्चन लाऊंगा, कभी हिंदी के लाऊंगा, कभी हिंदी पेडागोजी के लाऊंगा, कभी इंग्लिश के लाऊंगा, इंग्लिश पेडागोजी के लाऊंगा, ईवीएस पेडागोजी, मैथ्स और मैथ्स पेडागोजी सारा कवर करेंगे। तो आ और ब का सिद्धांत हैब ने दिया। देखो ब में बी आया और हैब लिखते वक्त भी बी आता है, ठीक है। बी और बी, ब हैब, इस प्रकार से अ और ब का सिद्धांत हैब, और ब में भी लास्ट में ब आ रहा है, हैब में भी ब आ रहा है। इस प्रकार से आपको थोड़ा ट्रिक लगा कर भी याद रखना पड़ेगा। बाकी थोड़ी बहुत ट्रिक मैं बता ही रहा हूँ आपको। ट्रिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझ के याद करना। बाकी इनके नाम ही ऐसे है कि समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन या समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन जी ने दिया। थर्स्टन जी का नाम था लुइस थर्स्टन, ठीक है। समूह कारक सिद्धांत लुइस थर्स्टन जी ने दिया। और समूह कारक में पीएमए होता है। पीएमए का मतलब क्या होता है, इन्होंने ही लुइस जी ने ही पीएमए दिया। पीएमए का मतलब होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्रारंभिक मानसिक योग्यता। पीएमए इन्होंने समूह कारक सिद्धांत में 7 प्रकार की बुद्धि बताई है। और 7 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है, चलो पढ़ते हैं, ठीक है। पहला स्मृति का मतलब होता है याद करना। दूसरा होता है अंकिक का मतलब अंकों से रिलेटिव। फिर आता है तार्किक, जिसमें हम तर्क करते हैं। फिर होता है प्रत्यक्षीकरण, जिसमें हम प्रत्यक्ष रूप से किसी भी चीज को देखते हैं। फिर आता है स्थानीयकरण, जिसमें स्थानीय रूप से हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं या उसमें बुद्धि का प्रयोग करते हैं, वो होता है स्थानीयकरण। फिर आता है वाक यानी बोलचाल, वाक का मतलब होता है बोलना, बोलने की बुद्धि। शाब्दिक यानी शब्दों से रिलेटिव बुद्धि, शब्दों के बारे में जानना, कहाँ कौन सा शब्द का प्रयोग करना, यह सब जानने के लिए शाब्दिक बुद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार से बहुकारक सिद्धांत, देखिए बहुकारक सिद्धांत में क्या आता है, बहु का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया। अब इसमें हम थोड़ा सा रिवीजन कर ले तो एक खंड का सिद्धांत दिया था बिने जी ने, द्विखंड का सिद्धांत दिया था किन्ने, स्पीयरमैन ने, त्रिखंड का दिया था फिर से स्पीयरमैन ने, और आते हैं बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, और समूह कारक का दिया था थर्स्टन जी ने, ठीक है। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, किसी एक मुट्ठी बालू रेत में कितने कण हो सकते हैं, आप गिन सकते हो। रेत के कितने कण होते हैं आप गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो ना, तो इसे ही बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुत सारे बालू का सिद्धांत है। और परमाणु वर्दी, ठीक है, एक अणु में कितने परमाणु हो सकते हैं, क्योंकि परमाणु तो बहुत बारीक बारीक होते हैं, वो अणु बड़ा होता है, ठीक है। उसमें कितने परमाणु है ये तो हम जान नहीं सकते, तो परमाणुवादी सिद्धांत होता है। बहुकारक सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया, और बहुकारक सिद्धांत को ही बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था कि परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया, उन्होंने ना तो बहुकारक पूछा नहीं बालू का पूछा, उन्होंने पूछा परमाणुवादी सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया, तो थे कौन, थॉर्नडाइक जी। ठीक इसी प्रकार से थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि क्या है हम देखते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कारक असंख्य होते हैं। बुद्धि के जो कारक होते हैं, जैसे बिने जी ने एक खंड बोला, स्पीयरमैन ने द्विखंड त्रिखंड कहा, थर्स्टन जी ने समूह कारक कहा, लेकिन थॉर्नडाइक जी ने कहा असंख्य होते हैं। हमारे यही से सिद्ध हो जाता है कि बहुकारक सिद्धांत मतलब होता है बहुत सारे, मतलब असंख्य। परमाणु भी असंख्य होते हैं, बालू भी बहुत असंख्य होती है, बालू रेत असंख्य होती है, तो इसलिए हम यही से देख लेते हैं कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कारक असंख्य होते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। और त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिविमीय सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। देखिए एक होता है त्रिखंड, त्रिखंड सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, स्पीयरमैन ने।
वह त्रिविमीय सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड ने। यहाँ पे उलझना मत कि द्विखंड में जीएस होता है और त्रिखंड का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि जी और एस को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला करके एक वेन आलेख बनाया था, वो दिया था स्पीयरमैन ने। लेकिन त्रिविमीय जो कि हम फिजिक्स में विमीय वगैरह जो पढ़ते हैं वो किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। एक गिलफोर्ड है, ठीक है, गिलफोर्ड है। ठीक इसी प्रकार से हम आगे लेते हैं। जैसा हमने पहले ही पढ़ा कि जितनी प्रकार की मानसिक योग्यता होती है उतनी ही बुद्धि होती है। मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी आपके पास जितनी होगी आपके पास उतनी ही बुद्धि होगी, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम कुछ और है, इन्हें भी देख लेते हैं। न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत। न्यायदर्श या प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन जी ने दिया और वर्गानुक्रम का सिद्धांत बर्ट और बर्नर ने दिया, ठीक है। वर्ग इजिकल टू भुजा का स्क्वायर होता है, वर्ग इजिकल टू भुजा का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे वर्गानुक्रम में बर्ट और बर्नर में भी क्या आ रहा है? ब और ब आ रहा है, मतलब ब का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। तो वर्गानुक्रम में जब भी नाम आएंगे दो नाम साथ में ही आएंगे, आप इसके लिए बेफिक्र रहना। बर्ट और बर्नर, वर्ग मतलब दो ब आ गए, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हम देखें तो बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। बहुबुद्धि अब सर इसको याद कैसे? ऊपर देखिए जो थॉर्नडाइक ने दिया था वह था बहुकारक सिद्धांत, लेकिन ये बहुबुद्धि। अब बहुबुद्धि को याद हम कैसे रखेंगे कि जो गार्डन होता है, समझ रहे हो, गार्डन जो होता है, गार्डन में बहुत सारे फूल होते हैं तो बहुत सारी बुद्धि कहाँ होगी? वो भी तो माइंड के गार्डन में होगी। तो ठीक है, हम यहीं से लगा देते। बहुबुद्धि जो होती है हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दी गई। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि दी और अगर पेपर में आता है कि हार्वर्ड गार्डनर द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार थे तो भी आपको 8 ही लगाना है, लेकिन हम पढ़ेंगे 9। जिस प्रकार से रस होते हैं ना 11 प्रकार, हम क्या बोलते हैं? रस 9 होते, रस 10 होते, रस 8 होते, बहुत सारी किताबों में अलग अलग होते हैं रस, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे ऑप्शनों में अलग अलग होगा, लेकिन मुख्य रूप से 8 प्रकार की बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर ने दी है। अब कौन कौन सी 8 प्रकार की है इसे तो हम जान लेते हैं। आंकिक व तार्किक, जो आर्यभट्ट जी थे उनके पास आंकिक और तार्किक बुद्धि थी, आंकिक और तार्किक बुद्धि थी, ठीक है। और सेकंड संगीतीय बुद्धि, जिसके पास संगीत में अपना एक अलग ही मतलब नाम होता है, जिनके संगीत के एक एक चीजें जिन्हें पता होती है वो होती है संगीतीय बुद्धि। भाषाई बुद्धि, जिनके भाषा का ज्ञान होता है वो भाषाई बुद्धि। शारीरिक गति बुद्धि, जो शारीरिक की गति करते हैं वो लोग क्या है, उनकी बुद्धि जो होती है शारीरिक गति बुद्धि होती है। ठीक इसी प्रकार से अंतः व्यक्तिक बुद्धि यानी स्वयं के लिए, ठीक है। व्यक्तिक का होता है मतलब पर्सनल, तो व्यक्तिक तो दोनों में आएगा। जहां पर आ जाए अंतः व्यक्तिक बुद्धि, इंट्रा पर्सनल, मतलब यहाँ पर इंट्रा का मतलब होता है कि स्वयं के लिए, ठीक है। और अंतः परा बुद्धि मतलब दूसरों के लिए। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं 7वीं बुद्धि है प्राकृतिक बुद्धि और 8वीं अस्तित्ववादी बुद्धि, जो प्रकृति से जुड़ी हो और प्रकृतिवादी, और जो अस्तित्व से जुड़ी हो अस्तित्ववादी। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पर सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया हो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आपके पास जो भी डाउट हो वो डाउट आप मुझे सेंड कर दीजिए कमेंट में, ताकि अगले वीडियो में जब हम बुद्धि का जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब हम आपके डाउट क्लियर भी कर सकें। और साथ ही साथ में इसके एमसीक्यू भी बहुत जल्दी, यानी कल के लेक्चर में जो कि पार्ट 2 होगा इसका, उसमें हम बुद्धि के सारे एमसीक्यू करेंगे और साथ में एमसीक्यू की एक अलग से सीरीज भी आएगी और हिंदी या ईवीएस में से किसी भी एक चीज़ को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो भी पढ़ाएंगे परफेक्ट पढ़ाएंगे। और जहाँ तक है बुद्धि का चैप्टर आज या कल में, आज तो हमारा एक पार्ट ख़त्म हो गया है,
कल दूसरा पार्ट ख़त्म हो जाएगा और हिंदी को हम लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं।